हमारा आज का टारगेट है स्टूडेंट्स फंक्शंस को समझना, यूजर डिफाइंड फंक्शंस को समझना, प्री डिफाइंड फंक्शंस को समझना, फंक्शन डेफिनेशन को हम कैसे दें, फंक्शंस के साथ आर्गुमेंट्स को कैसे पास करें, फंक्शन के साथ ऑब्जेक्ट को कैसे पास करें, फंक्शंस के साथ लिस्ट, टपल और डिक्शनरी को कैसे पास करें, फंक्शन के साथ हम दूसरे फंक्शंस को कैसे कॉल करें, तो हम फंक्शंस होते क्या हैं, फंक्शन खुद को भी कॉल करता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम समझने वाले हैं आज। तो ये डीप कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोग्रामिंग के और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर हमें इतनी चीजें समझ में आ जाएंगी तो हम बहुत आगे प्रोग्रामिंग को समझ पाएंगे। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता है, जो आजकल हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, उसके फाउंडेशन क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसको समझने के लिए हम आज थोड़ा सा फाउंडेशन तैयार। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं फंक्शंस की, तो पहले में हम बात करेंगे मॉड्यूल्स की। जैसे एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में अनेक किताबें होती हैं, कई सारी बुक्स होती हैं, बुक्स के अंदर कई सारे चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर्स के अंदर कई सारे टॉपिक्स होते हैं। इसी प्रकार से एक पाइथन लैंग्वेज में कई सारी लाइब्रेरीज हैं और कई सारी लाइब्रेरीज में कई सारे मॉड्यूल्स हैं और कई सारे मॉड्यूल्स में कई सारे फंक्शंस हैं और उन फंक्शंस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, ताकि हमें प्रोग्राम को बार बार, प्रोग्राम के जो बेसिक कोड्स हैं, जो कोड्स बार बार यूज होते हैं, उन कोड्स को बार बार ना लिखना पड़े, हमारा टाइम बच जाए। प्री डिफाइंड फंक्शंस किस लिए बनाए गए? पहले से बनी हुई इतनी सारी, अच्छा किताबों को क्यों लिखा गया? किताबों को इसलिए लिखा गया कि बार बार कोई किताब ना लिखनी पड़े। तो लाइब्रेरीज जो है, पाइथन लाइब्रेरीज, उसमें जो फंक्शंस हैं, मॉड्यूल्स हैं, वो किसके लिए हैं? रीयूज करने के लिए, उनको दोबारा यूज किया जा सके। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले कुछ मॉड्यूल्स हैं, उनको हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड्यूल्स को कैसे यूज किया जाता है। लाइब्रेरी इसमें इंस्टॉल्ड कर दी गई, जैसे हमने बात की pip इंस्टॉल पांडास एक लाइब्रेरी है। जैसे हमने बात की नमपाई एक लाइब्रेरी है जो हमने इंस्टॉल कर रखी है, पहले भी सीख रखा है। अब हम बात करते हैं उनके अंदर के मॉड्यूल्स की। तो नमपाई में मॉड्यूल, ऐसे एक मैथ मॉड्यूल है, उसको हम यूज करेंगे। नमपाई का मतलब होता है न्यूमेरिक पाइथन। नमपाई का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूमेरिक पाइथन। और पांडा का फुल फॉर्म क्या होता है? पैनल डाटा सिस्टम। ओके, पांडास पैनल डाटा सिस्टम। तो अब देखिए जरा ध्यान से, अब यहां पर हम बात करते हैं, सबसे पहले मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट का मतलब होता है, जैसे मान लो मेरे पास आईडीएलई है, लेकिन मेरे पास वो जो लाइब्रेरी है उससे मैं लिंक नहीं हो पा रहा। जैसे मान लो अगर मैं किसी लाइब्रेरी में जाता हूं, मतलब अपने स्कूल की लाइब्रेरी में कई सारी बुक्स हैं, तो मुझे पहले बुक्स से कनेक्ट होना पड़ेगा, बुक्स को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी बुक है, उसको पहले अपने टेबल पर रखना पड़ेगा, फिर उसको ओपन करना पड़ेगा। तो ऐसी बुक्स तो हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन हर एक बुक को तो हम पढ़ते नहीं है एक टाइम पर। हम उसी बुक को पढ़ेंगे जिसको हम सामने रख देंगे टेबल के ऊपर, उसी को हम ओपन करते हैं। तो अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम किसको इंपोर्ट कर रहे हैं? हम मैथ नाम के मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया। अब मैथ के अंदर का हम एक और मॉड्यूल है जिसको हम कहते हैं कोई फंक्शन है, जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो मैथ मॉड्यूल का स्क्वायर रूट फंक्शन SQRT। तो यहाँ पर मैथ डॉट स्क्वायर रूट फंक्शन किस मॉड्यूल का है? मैथ मॉड्यूल का। तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट के अंदर हमने नंबर लिख दिया। अब यहाँ पर इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट। अब हमने आर्गुमेंट पास कर दिया। 16 इज अ आर्गुमेंट, 16 इज अ पैरामीटर। अभी पैरामीटर और आर्गुमेंट क्या होते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको। पैरामीटर कब कहते हैं, आर्गुमेंट कब कहते हैं। यहाँ पर जब हम SQRT लिखते हैं, स्क्वायर रूट क्या है? फंक्शन का नाम है। और ब्रैकेट ओपन करते हैं। हर एक फंक्शन का एक सिंबल होता है जिसको हम कहते हैं फंक्शन सिंबल। क्या होता है? पैरेंथेसिस। जब भी हम पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं और क्लोजिंग पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस क्या है? फंक्शन का सिंबल है। ठीक है। अब इसके अंदर जो वैल्यू जा रही है 16 एक नंबर है जो मैं पास कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पास कर रहा हूं। किसमें पास कर रहा हूं? स्क्वायर रूट फंक्शन में पास कर रहा हूं। तो 16 को मैंने पास किया और जैसे ही मैंने 16 को पास किया, जैसे हम वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, तो बास्केटबॉल में हम पास करते हैं अपने, और फुटबॉल में हम किक मार के पास करते हैं। तो यहां पर मैं वैल्यू को पास कर रहा हूं किसके पास? स्क्वायर रूट फंक्शन के पास। तो स्क्वायर रूट फंक्शन मेरी वैल्यू के साथ कर क्या रहा है? जो मैंने उसको दिया है उसके साथ कर क्या रहा है? उसको ऑपरेट कर रहा है, उससे वो कुछ निकाल रहा है।
कुछ कंक्लूजन निकाल रहा है, कुछ आइट्रेशन करके, कुछ भी करके वो हमें कुछ रिजल्ट दे रहा है। अब वो जो रिजल्ट देगा ना, वो रिजल्ट में अगर स्टोर करना चाहूं तो किसमें स्टोर करूंगा, मैं ए या जेड नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं। जेड इक्वल टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट के अंदर मैंने नंबर दे दिया। सो आई एम पासिंग अ वैल्यू 16 into a square root function and that square root function will return some value। ये square root function मुझे कुछ रिजल्ट देगा, उसको हम क्या कहते हैं, रिटर्न करना। तो हर एक फंक्शन बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, कुछ ना कुछ रिजल्ट देता है। अब वो जो भी रिटर्न करेगा वो रिटर्न कहां पर करेगा, जेड के अंदर, यानी जो भी वैल्यू वो रिटर्न करेगा जेड के अंदर स्टोर हो जाएगी। नाउ आई विल एंटर, देन आई विल प्रिंट जेड। तो जेड की वैल्यू 4 हो गई, 4.0। क्यों हो गई, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन ने 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो निकाला और जेड के अंदर पास कर दिया, जेड को रिटर्न कर दिया, जेड में जो वैल्यू थी उसको हमने प्रिंट कर दिया। तो फंक्शंस के काम करने का तरीका बड़ा सिंपल है। फंक्शंस प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनके अंदर हमें कुछ नहीं लिखना, हमें केवल वैल्यू पास करनी होती है और हमारे फंक्शन हमें काम करके पूरा दे देते हैं। फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड यानी पहले से बनी हुई है। स्क्वायर रूट फंक्शन कैसे काम करेगा, किस तरीके से आउटपुट निकाल कर देगा, इसकी टेंशन हमें लेनी नहीं है। क्यों नहीं लेनी, क्योंकि इसकी जो पूरी प्रोग्रामिंग है पहले से कर दी गई है। साइंटिस्टों ने, जो इससे पहले जिन्होंने प्रोग्राम बनाए हैं, उन्होंने ये प्री डिफाइंड फंक्शन डेवलप कर दिए। अब बात आती है यूजर डिफाइंड फंक्शन की। अगर हम बात करें स्क्वायर रूट की, तो स्क्वायर रूट निकालने के और भी तरीके हैं। अब बताओ कौन से तरीके हैं, तो मैं आपको एक तरीका दिखाता हूं। ये स्क्वायर रूट फंक्शन से मैंने स्क्वायर रूट निकाला, अब मैं खुद के बनाए गए फंक्शन के थ्रू स्क्वायर रूट निकाल के दिखाता हूं। तो मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, DEF, राइट साइड में देख सकते हो DEF। तो मैं इसके लिए ध्यान से देखना, तो ये जूम इन कर रहा हूं मैं, DEF के बाद हम लिख रहे हैं स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर लिख दिया मैंने, स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब स्क्वायर लिखने के बाद मैं नीचे आ गया। अब स्क्वायर लिखने के बाद अगर मैं एंटर कर देता हूं तो यहां पर मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, फंक्शन का सिंबल बनाना पड़ता है। पहले फंक्शन का नाम लिखो, पहले डेफ लिखो, DEF डिफाइन करेंगे, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखा, उसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया, फिर हमने क्लोज कर दिया, फिर हमने कॉलन लगा दिया, इसको कहते हैं कॉलन। तो फंक्शन का पहले हमने नाम लिखा, पहले तो डेफ कीवर्ड का यूज करना है जब भी हम यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना है, उसका ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसको पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज कहते हैं। इसके कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने का मतलब है कि हम इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। तो जैसे हम एंटर करेंगे एक प्रॉपर इंडेंटेशन अपने आप हो जाएगा, इसके अंदर हमें डेफिनेशन लिखनी है। अब हमें खुद का स्क्वायर रूट फंक्शन बनाना है, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर का नाम बदल के स्क्वायर रूट लिख देता हूँ, पर्सनली पूरा नाम लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट। तो हम खुद का स्क्वायर रूट फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो कैसे बनाएंगे। मान लो कोई यूजर किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहता है, देन व्हाट विल आई डू, आई विल गेट सम वैल्यू फ्रॉम। तो जो यूजर वैल्यू पास करेगा वो वैल्यू किस में आनी चाहिए, इस एन वेरिएबल में आनी चाहिए। किस में आनी चाहिए, एन वेरिएबल में। एन हमने क्या दे दिया यहाँ पर, पैरामीटर। इसमें कितने पैरामीटर है, एक पैरामीटर, सिंगल पैरामीटर। जब हम वेरिएबल में, अब अगर मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूं एन एम, फिर एक और ले लेता हूं पी, तो इस फंक्शन के कितने पैरामीटर हो गए, 3 पैरामीटर हो गए। तो इसको हम पैरामीटर कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। तो पैरामीटर लिस्ट हम कम या ज्यादा बना सकते हैं या जीरो भी रख सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अभी हम एक सिंगल पैरामीटर को अप्लाई कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, वो है एन। फिर एन का हम यहां पर क्या करेंगे, वी विल यूज पावर फंक्शन। पावर फंक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट चाहिए। तो SQRT नाम का हमने एक SQR अंडरस्कोर T कर देता हूं, या SQ_RT। तो देखो जरा वेरिएबल का नाम मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सेंसेबल होना चाहिए। तो SQ का मतलब स्क्वायर अंडरस्कोर RT, ये वेरिएबल का नाम है। स्क्वायर रूट इक्वल टू एन के साथ हम एन की जो पावर फंक्शन का यूज करूंगा यहां पर मैं, तो मैथ डॉट POW पावर, वेरिएबल का नाम है एन,
कॉमा, यहां पर हम पावर देंगे 0.5, ठीक है, तो 0.5 क्या हो जाएगी पावर, ठीक है। अब किसी भी नंबर की 0.5 पावर का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट, ऑब्वियसली मैं अभी यहां पर स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं पावर फंक्शन की जरिए हेल्प से। तो पहले मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल को यहां पर भी इंपोर्ट कर लेता हूं, जिसके कारण मैं पावर फंक्शन का यूज कर पाऊं। अब पावर फंक्शन ने क्या किया, पावर फंक्शन क्या करेगा, जो भी वैल्यू m में आएगी उसका 0.5 पावर निकालेगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट हमारे पास पहुंच जाएगा। अब हम ये हमारा जो फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन जो हमारा है, ये कुछ रिटर्न करेगा। अभी जो भी रिटर्न करेगा वो किसके पास पहुंच जाएगा, स्क्वायर रूट क्या रिटर्न करेगा, SQ_RT, स्क्वायर रूट ये वाला वेरिएबल रिटर्न करेगा। बस यहां पर हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब इस फंक्शन को हम चलाकर भी दे सकते हैं। यहीं पर हम एक नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। पहला इंस्ट्रक्शन हमारा रहेगा प्रिंट एंटर द नंबर, कोई भी नंबर आप एंटर कीजिए, यू जस्ट एंटर द नंबर, देन आफ्टर एंटरिंग द नंबर हम क्या करेंगे, उस नंबर को स्किम कर, यहां पर हम n इक्वल टू इनपुट करवा लेंगे, इनपुट इंटीजर इनपुट, तो ये हमारा नंबर यहां पर एंटर हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है नाउ। तो n के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और अब हम बात करेंगे, अब ये वैल्यू जो है इसको हम पास करेंगे, किसके थ्रू पास करेंगे, यहां पर हमने ऊपर तो फंक्शन को डिफाइन कर दिया, स्क्वायर रूट नाम के फंक्शन को। अब फंक्शन को कॉल भी करना पड़ता है, तो जो हम कॉल करेंगे वो कैसे करेंगे, जस्ट देयर इज अ सिंटैक्स, फंक्शन कॉलिंग का क्या सिंटैक्स है, फंक्शन का नाम लिखो सिंपल, स्क्वायर अंडरस्कोर रूट, बस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पास कर दो। हमारे पास क्या चीज आ गई, हमें यूजर से मिल रही है n की वैल्यू, तो n की वैल्यू मैं यहां पर पास कर दूंगा। तो आप एक चीज नोटिस करें कि पहले मैंने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन किया, फिर फंक्शन को कॉल किया। तो प्रोग्राम कैसे चलेगा, फंक्शन पहले डिफाइन हो जाएगा, नो डाउट फंक्शन को सारी चीजें पता चल जाएंगी कि फंक्शन को परफॉर्म क्या करना है, फंक्शन को सारे काम समझ में आ जाएंगे कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने हैं, ठीक है। जो भी वैल्यू n में आएगी उसको प्रोसेस करना है, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिटर्न करना है। रिटर्न कहां पर करेगा हमारा ये फंक्शन, हमारा ये फंक्शन रिटर्न करेगा SQ_R नाम के वेरिएबल में, इधर ही मैं रिटर्न करवा देता हूं, ठीक है। तो अब ये फंक्शन भी रिटर्न कर सकता है, जिसमें SQR में, अब SQR को मैं प्रिंट करा सकता हूं। तो यहां पर हमारे पास फंक्शन, हम इसको वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट SQ_R, ठीक है, ओके। तो यहां पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू प्रिंट भी हो गई। नाउ गिव अटेंशन, अब हमारा आउटपुट हम देखेंगे क्या हमारा प्रोग्राम सही चला कि नहीं चला। तो देखिए जरा, F5 दबाया हमने, यहां पर हमने लिख दिया स्क्वायर रूट SQUART स्क्वायर रूट डॉट py फंक्शन, सेव कर दिए। तो हमारा जो आउटपुट है वो आ गया है। पहले नंबर पे हमें क्या नंबर एंटर करना है, जैसे मान लो मैंने एंटर कर दिया 16, तो हमारे पास 1 सेकंड, इसको दोबारा से मैं चलाऊंगा, मिनिमाइज कर रहा हूं इसको, ओके। तो यहां पर एक बार फिर से चलाते हैं, जो भी एरर होगा हम देखेंगे। मान लो मैंने कर दिया एंटर 16, तो 16 का आंसर आ गया 4, कोई एरर नहीं है, चल गया हमारा प्रोग्राम। फिर से देखो, मैं फिर से चलाता हूं, जैसे मान लो मैंने एंटर कर दिया 25, तो 25 का आंसर आ गया 5, तो हमारा स्क्वायर रूट बिल्कुल एक्यूरेट प्रिंट हो रहा है। अब यहां पर आपने नोटिस किया कि मैंने यहां पर क्या किया, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, आपको मैंने बताया कि स्क्वायर रूट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, SQRT स्क्वायर, और मैंने खुद का भी एक फंक्शन डिफाइन करके देखा। तो इसमें हुआ क्या, फिर से देखो जरा, इसमें हुआ क्या, इसमें जब भी हम मैसेज करते हैं प्रिंट, सबसे पहले आप ये फंक्शन डेफिनेशन को 1 मिनट के लिए थोड़ा साइड में कर दो, आप यहां से शुरू करो प्रोग्राम को समझना। क्या है इधर, पहले हमने मैसेज प्रिंट करा दिया एंटर द नंबर,
फिर जो भी वैल्यू एंटर की गई यूजर के द्वारा वो किस में आ गई, एन के अंदर। फिर एन के अंदर जो वैल्यू है वो पास कर दी मैंने फंक्शन के साथ, जैसे फंक्शन को कॉल किया फंक्शन के साथ मैंने एन को पास कर दिया, एन पहुंच गया, एन की वैल्यू किस में कॉपी होगी, इस वाले एन में। तो यहां पर हमने क्या किया है, फंक्शन की डेफिनेशन, जब भी फंक्शन कॉलिंग होगी, जब भी फंक्शन कॉलिंग होगी तब क्या होगा, फंक्शन कॉलिंग के बाद क्या होगा, फंक्शन की डेफिनेशन पर कंपाइलर जाएगा और फंक्शन की डेफिनेशन में जो भी लिखा होगा उसको एज इट इज एग्जीक्यूट कर देगा। कौन, हमारा कंपाइलर। तो एन के अंदर वैल्यू जाएगी, फिर एन की वैल्यू क्या होगी, यहां पर एन की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, एन की यहां पर 0.5 पावर निकाली जाएगी, जो कि स्क्वायर रूट होती है। जब हम एन की 0.5 पावर निकालते हैं तो वो क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो वैल्यू किस में आ जाएगी, एसक्यूआरटी वेरिएबल में। फिर ये फंक्शन जो है ये उसी वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न कर देगा, और जैसी वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू कहां पर जाके स्टोर हो जाएगी, उस फंक्शन को जहां पर कॉल किया गया है उसी की जगह पर जो वेरिएबल असाइन हो रहा है एसक्यूआर, उस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी, और हमने वही वैल्यू यहां पर प्रिंट करा दी। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ है। तो अभी मैं आपको यहां पर हिंट के तौर पर लिख देता हूं कहां पर हमने फंक्शन को कॉल किया है। इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग, और सबसे ऊपर होता है फंक्शन, ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन, इसको हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, DEFINATION। ओके, तो हम पहले फंक्शन को बना सकते हैं। तो ऐसे कई सारे फंक्शन हम बना सकते हैं जिनका हम रीयूज कर सकते हैं। तो आपने दोनों तरह के फंक्शन देखे, पहला तो प्री डिफाइंड फंक्शन देखा जो पहले से बना हुआ था, मैथ मॉड्यूल में है। फिर हमने मैथ मॉड्यूल के एक और फंक्शन है जिसका नाम है पावर फंक्शन, उसकी हेल्प से एक नया स्क्वायर रूट फंक्शन बनाकर देखा जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो फंक्शंस का बहुत बड़ा रोल है, फंक्शंस के बहुत सारी चीजें आगे जाके आपको काम आएंगी फंक्शन को समझने में। नाउ कैन आई आस्क सम क्वेश्चन, आप में से कितनों को ये चीज समझ में आ गई, फंक्शन बनाते कैसे हैं, फंक्शन कॉल कैसे करते हैं? आ गई प्रियांशी? ओके, अंश आपको आ गया? और यही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं, अगर आपको डाउट हो तो मैं यूट्यूब पर फिर से डाल दूंगा, आप उसको रिवाइज करके भी देख सकते हो। नाउ आई वांट टू टेल यू समथिंग मोर। अब इसके बाद और भी कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो प्रोग्रामर्स ने डेवलप किए। कौन कौन से कॉन्सेप्ट? अगर एक ही फंक्शन खुद को बार बार कॉल करे तो क्या होगा, लेट्स सी इट। एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, वन जैसे किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट कराएंगे, वो भी बिना लूप के, विदाउट लूप हम लूप कर सकते। लूपिंग का मेन पर्पस क्या है, एक ही इंस्ट्रक्शन को या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करना। अब हम वही काम यहां पर करके देखेंगे फंक्शन के थ्रू, तो जिसको हम कहते हैं रिकर्शन। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे एन, यूजर से बोलेंगे आप इसमें वैल्यू एंटर करो, इनपुट एंटर द नंबर। ओके, एन के अंदर वैल्यू चली जाएगी। अब एन के अंदर वैल्यू चलेगी, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम उस वैल्यू को पास करेंगे। तो पहले पास करने से पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन को कॉल करने से पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे, और फंक्शन जो हम कॉल करेंगे वो बार बार कॉल करेंगे। देखो कैसे करते हैं समझना, पहले डिफाइन कर रहा हूं, डिफाइन डेफ टेबल नाम का फंक्शन बना रहा हूं। फंक्शन का नाम क्या है, टेबल। टेबल के अंदर हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं एन, ठीक है। अब एन के साथ हमने लगा दिया कॉलन। मैं जल्दी से बना देता हूं प्रोग्राम, ध्यान से देखना।
अब ध्यान से देखना, समझना कि हम कर क्या रहे हैं। हम टेबल प्रिंट कर रहे थे, किसी भी एक नंबर की टेबल प्रिंट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब यहां पर हम एक कंडीशन लिखेंगे इफ आई इज लेस देन और लेस देन इक्वल टू 10, आई की वैल्यू जब तक 10 से कम हो, ये 10 के बराबर तब तक ये चले, एल्स ये तब तक ये चले, एल्स रिटर्न नथिंग। ओके, एल्स रिटर्न नथिंग, ठीक है। रिटर्न 1 कर लो, 0 कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। इससे अब रिटर्न कहीं भी करेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर नोटिस करना, मैंने लूप यूज नहीं किया है और फंक्शन के जरिए ही मैंने टेबल प्रिंट करके देखनी है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग इट, लेट्स सी, टेबल थ्रू रिकर्शन, टेबल थ्रू रिकर्शन डॉट पी वाई। तो अभी इनवैलिड सिंटेक्स इसलिए आ रहा है, ग्लोबल आई लिखना है, ग्लोबल पहले आएगा फिर आई। एक बार और ट्राई करते हैं। तो अब देखो टेबल मेरे को लिखनी है 10 की, अभी 0 की, एक साथ फिर से ट्राई करते हैं। टेबल लिखेंगे हम 10 की, ओके, प्रिंट नहीं की, प्रिंट हुई है। अब हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, इफ आई इज लेस देन 110, ओके ओके, now I just want to print it. कॉल भी तो करना है, कॉल नहीं किया मैंने, सॉरी फॉर दैट। फंक्शन कॉलिंग भी बहुत जरूरी है, फंक्शन डेफिनेशन बना दी, अब फंक्शन कॉलिंग करना रह गया था। फंक्शन कॉलिंग हम नीचे करते हैं, सबसे नीचे, सबसे आखिर में इधर करेंगे। फंक्शन को कॉलिंग नहीं किया, बंद हो गया। चलो, फंक्शन का नाम हमने रखा था टेबल, तो टेबल के अंदर हम एन को पास कर रहे हैं यहाँ पर, बस इसको कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। ये जो मैंने सबसे नीचे किया ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हम, ये फंक्शन कॉलिंग है, लिख देता हूं मैं जिससे आपको याद रहे कॉलिंग करना। जो तो हम बुलाएंगे नहीं, फंक्शन को हमने डिफाइन तो कर दिया। जैसे मान लो मैंने मैनेजर को तो रख दिया पोस्ट पर, बता दिया करना क्या है, लेकिन अब कभी मैंने उसको बोला ही नहीं करो, स्टार्ट करो, अपने आप कोई मतलब बिना ऑर्डर के कैसे करेगा, है ना। तो नाउ गिव अटेंशन, फंक्शन डेफिनेशन, मतलब मैनेजर को पता है करना क्या है, लेकिन उसको ऑर्डर नहीं आया कि करो, कब स्टार्ट करो, नहीं करना, मतलब उसको बुलाया नहीं मैंने, है ना, एक्शन के लिए बोला नहीं। फंक्शन डेफिनेशन, नाउ गिव अटेंशन, फंक्शन डेफिनेशन, नाउ गिव अटेंशन, ये हो गया हमारा। अब एक बार हम चला के देखते हैं 10, ओके। यहाँ पर हमने फिर से देखते हैं एक बार क्या दिक्कत है, 5, तो यहाँ पर क्या, वेरिएबल आई रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, ओके। तो यहाँ पर वेरिएबल आई की वैल्यू जो है असाइनमेंट से पहले हम उसको ग्लोबल आई असाइन कर दिया, ओके। ग्लोबल आई इक्वल्स टू, ओके। यहाँ पर हमने क्या करना है, आई की वैल्यू को पहले रेफरेंस करना है। एक बार और देखते हैं, वेट एंड वॉच, ओके, आर इनटू आई, function calling and okay, the local variable I reference before assignment, okay। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लोकल वेरिएबल की जगह यहाँ पर हमें I को एक बार ग्लोबल तो किया है मैंने, यहाँ पर ये वाला जो I है इधर इसको ग्लोबल I कर लेते हैं। यहाँ पर हम I की वैल्यू ग्लोबल कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं ग्लोबल आई, और आई की वैल्यू फंक्शन कॉलिंग से पहले हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, आई इक्वल टू 1, ठीक है।
अभी बार चेक कर लेते हैं। नाउ टेबल इज सक्सेसफुल। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेबल सक्सेसफुल हो गई। कैसे हुई समझो जरा, बहुत ही कॉमन सेंस है। अब इसमें मैंने कहीं भी लूप यूज नहीं किया, पहले आप इसको चीज को समझो। मैंने लूप यूज नहीं किया है, यहाँ पर सारा खेल फंक्शन का है, रिकर्शन का है। एक ही फंक्शन बार बार कॉल कर रहा है। कैसे कर रहा है, जैसे मान लो एक टेबल प्रिंट करानी है मुझे 7 की, तो 7 की टेबल अपने आप प्रिंट हो रही है। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21 एंड सो ऑन, और 10 टाइम्स ही प्रिंट हो रही है। तो देखो जरा क्या चक्कर है। सबसे पहले समझना इसको क्या है। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया, इस तरह से फंक्शन को डिफाइन कर दिया। नीचे मैंने फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कॉल करने से पहले एक वेरिएबल लिया आई की वैल्यू 1 कर दी, ठीक है। और एक सबसे टॉप पर वेरिएबल लिया मैंने n। तो सबसे पहले यूजर ने जो भी वैल्यू एंटर की है n के अंदर स्टोर हो जाएगी वो। अब n, अब ये फंक्शन की डेफिनेशन तब एग्जीक्यूट होती है जब फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो इस पार्ट पर अभी हमें ध्यान नहीं देना है, हम नीचे आ जाएंगे। n के बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन है हमारा, ये वाला इंस्ट्रक्शन i इक्वल टू 1। तो i इक्वल टू 1 का मतलब है यहाँ पर i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। नाउ टेबल के साथ टेबल फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। कौन सा फंक्शन, टेबल फंक्शन। टेबल फंक्शन के साथ मैंने एक आर्गुमेंट पास किया है, इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट। जब हम वैल्यू, इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट, इसको कहते हैं पैरामीटर, इसको कहते हैं आर्गुमेंट। तो यहां पर जब हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं n की वैल्यू किस में जाएगी, उसके पैरामीटर यानी दूसरे वेरिएबल में। यानी ये भी n है, ये भी n है, लेकिन ये इसका लोकल n हो जाएगा। ये जो n वेरिएबल है, इस वाले n वेरिएबल की वैल्यू इस वाले n में कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से वैल्यू यहां पर आ जाएगी। यहां पर कोई और वेरिएबल भी ले सकते थे आप। नाउ अब n की वैल्यू यहां पर आ गई। सेम ग्लोबल आई, एक ग्लोबल वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया आई, जिसकी वैल्यू बाहर भी रहेगी, इसके इधर भी ये वही वेरिएबल है जो यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, उसको मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। ग्लोबली यूज कर रहे हैं उस वेरिएबल को। अब उसी वेरिएबल की वैल्यू n इंटू आई की वैल्यू कितनी है 1। तो r इन n की वैल्यू जैसे मान लो 7 दी है, 7 इंटू 1 7, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। फिर यहाँ पर कंपैरिजन होगा, क्या i की वैल्यू 10 से कम है, यस, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा, स्टेटमेंट क्या प्रिंट हो जाएगा, n यानी 7 इंटू i यानी 1 इक्वल्स टू 7। तो 7 1 जा 7 प्रिंट हो जाएगा। फिर अगला इंस्ट्रक्शन क्या है, i इक्वल टू आई प्लस 1, यानी अगली i नेक्स्ट i की वैल्यू क्या हो जाएगी i प्लस 1 यानी 2। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यहां पर हम रिटर्न कर देंगे टेबल को फिर से n के साथ, n की वैल्यू क्या 7 रिटर्न हो जाएगा। अब यहां पर जैसे ही रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न के साथ क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। यहां पर भी कॉलिंग हो रही है, क्या हो रही है, फंक्शन कॉलिंग। तो यहां पर फंक्शन बार बार रिपीटेडली कॉल हो रहा है। यहां पर मैं लिख देता हूं रिपीटेडली कॉल हो रहा है, रिपीटेड कॉलिंग, ऐसे लिख देता हूं, कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। अब यहां पर ध्यान से देखना कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो कंपाइलर की ड्यूटी बनती है कि वो फंक्शन की डेफिनेशन पर जाए और फंक्शन को दोबारा री एग्जीक्यूट करे। तो फंक्शन कॉलिंग कर दी उसने, n की वैल्यू यानी 7 पास हो गई वापस इस वाले n में। ग्लोबल i की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू n यानी 7 इंटू 2 14, r की वैल्यू हो गई नई वैल्यू 14। इफ i इज लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, यस 7 इंटू 2 इक्वल्स टू 14। तो 7 2 जा 14 प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 3। टेबल फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा, n की वैल्यू वापस इधर आ जाएगी। फिर से ग्लोबली वो i ग्लोबल है ही, फिर i की वैल्यू कितनी है 3 इंटू n यानी 7, 3 इंटू 7 21, r की नई वैल्यू हो जाएगी 21। इफ i लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, प्रिंट n इंटू i, n की वैल्यू कितनी है 7 इंटू 3 इक्वल टू 21 इसमें स्टोर हो जाएगा और 21 मतलब 21 r में स्टोर हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू फिर से हो जाएगी i इक्वल टू आई प्लस 1, यानी i की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। एवरी टाइम जब भी फंक्शन कॉल होगा i की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। टेबल फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा, n वापस इसमें आ जाएगा। फिर से 7 इंटू 4, i की वैल्यू 4 हो गई थी यहाँ पर, 7 इंटू 4 28, 20। फिर से कंपेयर करेंगे क्या i की वैल्यू 10 से कम है, यस। 7 इंटू 4
इक्वल्स टू 28 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 5, फिर से फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये सीक्वेंस चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी या उसके बराबर रहती है, तब तक ये बार बार फंक्शन कॉल होगा। जैसी आई की वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी, सपोज आई इज इक्वल टू 10 और आई इज ग्रेटर देन 10, मान लो आई की वैल्यू 10 से ज्यादा हो गई, आई की वैल्यू 11 हो गई, तो ये इफ नहीं चलेगा, एल्स चलेगा, एल्स रिटर्न 0, यानी फंक्शन कॉल नहीं होगा और हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा? टेबल प्रिंट हो जाएगी। तो जरा चेक करते हैं कि टेबल प्रिंट हो रही है। यस, तो हाँ, पहले पूछा जा रहा है एंटर द नंबर, जैसे मैंने एंटर किया टेबल पूरी प्रिंट हो गई। 7 into 10 इक्वल टू 70, मतलब 7 1 7, 7 2 40। तो इस तरीके से पूरी आई की वैल्यू हर बार, पहले आई की वैल्यू क्या होगी थी 1, फिर आई की वैल्यू क्या होगी 2, फिर आई की वैल्यू क्या होगी 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और हर बार हम आई की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं 10 से। जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है या उसके बराबर है, तब तक फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है, और हर बार फंक्शन कॉल होता है तो एक आउटपुट प्रिंट करता चला जाता है। पहले उसने ये ऊपर वाला प्रिंट किया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सो ऑन। इस तरीके से हमारा फंक्शन काम करेगा पूरा। और आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम। इसको कहते हैं रिकर्शन। तो रिकर्शन क्या है? रिकर्शन इज अ टेक्निक इन विच फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन टिल द कंडीशन इज ट्रू। जब तक कोई कंडीशन ट्रू है, तब तक फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता रहता है। इसी को रिकर्शन कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नहीं आया तो दोबारा एक बार रिवाइज कर लेना, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली है। सो वी विल कंटिन्यू टुमारो, नेक्स्ट टाइम वी विल continue with new topic tomorrow. I hope all of you understood. Okay, sir. Yes, sir. Thank you to all. See you. Thank you.